हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि हमने अपने पिछली क्लास में रोडवेज के बारे में पढ़ा था, हम परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश में 4 टाइप के होते हैं। तो चलिए एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवहन। परिवहन कितने टाइप का होता है? तो देखिए, परिवहन जो होता है वो 4 टाइप का होता है। 4 टाइप से आप ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं। 4 तरीके से आप किसी एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं। पहला है रोडवेज, जिसको हिंदी में भी बोलते हैं रोडवेज। दूसरा जो है हमारा, उसको बोलते हैं रेलवेज, हिंदी में बोलते हैं रेल सेवा। तीसरा जो है हमारा वाटरवेज, वाटरवेज हो गया जलमार्ग, यानी कि हम किसी पानी के जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम जलमार्ग का प्रयोग करते हैं। और चौथा है हमारा एयरवेज, वायु मार्ग। तो पिछली क्लास में हमने रोडवेज खत्म कर लिया था, रोड्स के बारे में सारा चीज पढ़ लिया था। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूजन था कि सर सबसे लंबा रास्ता तो NH7 है, क्योंकि बहुत जगह सर्च करने पे या बहुत सारी किताबों में NH7 ही दिया है। तो आप ये याद रखिएगा, हमारा सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो NH44 है। तो देखिए NH44 कहाँ जाता है, ये मान लीजिए श्रीनगर है और ये मान लीजिए कन्याकुमारी है। तो NH44 है, कुछ रास्ता इस तरीके का जाता है, इस तरीके का वो जाके यहाँ पहुंचता है। और NH7 जो है वो वाराणसी से कन्याकुमारी है, यानी कि ये वाराणसी एक जगह है यहाँ पे, यहाँ से कुछ कन्याकुमारी का रास्ता है। तो रास्ता वही है, उसी हाईवे का इस्तेमाल किया गया है जो यहाँ तक पहुंचता है, बट उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके कुछ और NH1 और NH2 का कुछ पार्ट इंक्लूड करके उसमें इसको NH44 नाम दे दिया गया है। तो एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको NH44 पर टिक मारना है। बहुत जगह आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिला है, NH7 का नया नाम क्या है, तो NH7 का नया नाम NH44 है। तो ये आप याद रखिएगा। और बाकी आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे सर, सिर्फ सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप याद रखिए। तो रोडवेज जो हमारा टॉपिक है वो पिछली क्लास में खत्म हो गया था। तो आज हम रेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। रेलवेज के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे लंबा सबसे छोटा सिर्फ इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन रेल की बात करें तो भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी? प्रपोजल, इंडिया में सबसे पहले प्रपोजल जो बनाया गया था रेलवे का 1832 में बनाया गया था, यानी 1832 में बनाया गया था। और वो कहाँ बनाया गया था? वो मद्रास में बनाया गया था, आप ये चीज याद रखिएगा। और सबसे पहली रेल इंडिया में कहाँ चलाई गई थी? तो इंडिया में जो सबसे पहली रेल है वो कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी आपका रेड हिल्स, मद्रास में एक जगह है। रेड हिल्स से कहाँ तक चलाई गई थी? चित्राडीपेट। चित्राडीपेट एक जगह है मद्रास में, उस समय वहां पे एक पुल बनाया जा रहा था 1837 में। तो वहीं पे ग्रेनाइट ले जाने के लिए, यानी कि गिट्टी बालू सीमेंट ले जाने के लिए, उस पुल के कंस्ट्रक्शन में जो ग्रेनाइट की जरूरत थी उसको ले जाने के लिए इस रेल का इस्तेमाल किया गया था। पर आप याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा, क्वेश्चन बताएगा कि सबसे पहली रेल या पैसेंजर रेल, तो आप उस हिसाब से टिक मारिएगा। ये मैं मालगाड़ी की बात कर रहा हूँ, ये सबसे पहले मालगाड़ी हमारे देश में 1837 में चलाई गई थी। तो इंडिया में जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853, आप याद रखिएगा। 16 अप्रैल 1853, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी थे, अंग्रेज थे, इन्होंने चलवाया था। और आप एक चीज और याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी को ही फादर ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि भारतीय रेल का पिता जो है वो लॉर्ड डलहौजी को ही बोला जाता है, क्योंकि बहुत माइंडेड आदमी थे। इन्होंने ही इंडिया में सबसे पहली ट्रेन चलाई थी पैसेंजर वाली। और कहां से कहां तक चलाई थी? तो वो पैसेंजर ट्रेन जो चली थी बोरी बंदर से थाने तक, याद रखिएगा। ये 34 किलोमीटर के लिए सिर्फ ट्रेन चलाई गई थी और इसमें 14 डब्बे लगे थे और 400 लोगों को बैठ के ये ट्रेन चली थी। और इसमें 3 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। वो इंजन के नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो इंजन के नाम भी पूछ लेता है। तो 3 इंजन थे, उसमें सबसे पहला था साहिब, दूसरा था सिंध और तीसरा था सुल्तान। ये 3 इंजन लगे थे और 14 बोगियां लगी थी और 400 लोगों को बैठा के ये ट्रेन बोरी बंदर से थाने तक गई 16 अप्रैल 1853, यानी कि 16 अप्रैल 1853 को। और किसने चलवाया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे आगे।
देखिए, आपको पता है कि जब ट्रेन चलाई गई थी उस समय भारत गुलाम था, इंडिया यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर में गुलाम था। तो भारत को जब आजादी मिली 1947 में, तो उसके बाद 1950 में रेलवे को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि भारतीय रेल को 1950 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि भारतीय रेल का जो ज्यादातर हिस्सा है वो भारत सरकार के पास आ गया। और आपको एक चीज याद रखना है कि भारतीय रेल का दुनिया में सबसे, और आप याद रखिएगा कि जो भारतीय रेल है वो एशिया में सबसे नंबर 1 पे है और पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे है। वो किस चीज के लिए? क्योंकि आप जब भी दूसरी किताबों में पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ और रैंक दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ समझिए कि इंडियन रेलवे जो है वो ट्रेन चलाने के मामले में, यानी कि रेल चलाने के मामले में, पैसेंजर ट्रेन चलाने के मामले में एशिया में सबसे बड़ी है। यानी कि एशिया में इस इंडिया से ज्यादा कहीं ट्रेनें नहीं चलाई जाती हैं। मतलब जो एक दिन में ट्रेन चलती है, किलोमीटर कवर करती है, और एक जगह से दूसरे जगह जो हमारी ट्रेन चलती है इंडिया में, तो वो एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में चलती है, और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो दूसरे नंबर पे है इंडिया। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रैक के मामले में, कि पटरियों के मामले में, तो पटरियों के मामले में भारत का स्थान जो है सबसे चौथे नंबर पे आता है, और सबसे पहले आता है यूएसए यानी कि अमेरिका। यूएसए नंबर 1 पे है, और चौथे नंबर पे इंडिया है, और चौथे नंबर पे जो है इंडिया है हमारा। और हम अगर एशिया की बात करें तो एशिया में पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया है। तो ट्रैक सबसे ज्यादा अमेरिका में है, पर आपको बता दूं कि वहां बहुत सारी पटरियां ऐसे हैं जहां ट्रेन कभी चलती नहीं है, सिर्फ ट्रैक गिनती के लिए बनाए गए हैं। वहां बहुत सारे ऐसे जंगलों में भी ट्रैक बना दिए गए हैं जहां ट्रेन कभी साल में एक बार चलती है। आप याद रखिएगा, अगर नेटवर्क के बारे में पूछेगा, ट्रैक के पटरियों के बारे में पूछेगा, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा है और इंडिया में चौथे नंबर पे है, यानी कि इंडिया का स्थान चौथा है। और अगर पैसेंजर के मामले में पूछेगा, पैसेंजर ट्रेन के मामले में पूछेगा, तो इंडिया का रैंकिंग पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे है। सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रेन जो है डिस्टेंस यही कवर करती है भारत में ही। और एशिया में पूछेगा तो एशिया में नंबर 1 है। चाइना में भी इतनी ट्रेन नहीं चलती है जितना हमारे भारत में ट्रेन चलती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए इंडिया में तो आपको बता दिया कि कब ट्रेन सबसे पहले चली थी। अगर हम पूरी दुनिया में बात करें, अगर पूरी दुनिया में बात करें तो पूरी दुनिया में 1823 में सबसे पहले ट्रेन चली थी। और वो ट्रेन कहाँ से चली थी? लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, ब्रिटेन में चली थी। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक ये चली थी ट्रेन 1830 में। सिर्फ आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ सकता है कि दुनिया की सबसे पहली रेल कब चली थी, तो 1830 में। और भारत में सबसे पहली रेल कब चली थी, तो 1837 में। और इंडिया के पैसेंजर ट्रेन के बारे में पूछे तो 1853 में। और हमारे इंडिया में 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया फ्रॉम मुंबई वीटी टू कुर्ला जंक्शन, यानी कि हमारे देश में 1925 में सबसे पहली बिजली से चलने वाली इंजन कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई वीटी यानी कि मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से कहां तक, कुर्ला जंक्शन तक। भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में पूछे तो कब चली थी, 1925 में। आप लोग याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2020 तक हमारे देश में 58.49% जो हमारे रेलवे लाइन थे उसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया, यानी कि उस पर विद्युतीकरण कर दिया गया, बिजली के तार लगा दिए गए कि अब उस पे इलेक्ट्रिक इंजन भी चल सकते हैं। हमारे देश में टोटल रेलवे स्टेशन की बात करें तो 7,349 है, 7,349 है इंडिया में। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट विथ लार्जेस्ट रेल रूट इज, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन से राज्य में है, तो आप याद रखिएगा उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। तो आपको याद रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर कोई उपक्रम है वो कौन सा है, वो भारतीय रेल है, इंडियन रेलवे है। अभी कोई क्वेश्चन भी आज मेरे से यही पूछा था कि सर सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सा है, तो वो है भारतीय रेल। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारे इंडियन रेलवे के कुछ ट्रेन्स को, कुछ रूट्स को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में रखा गया है, यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। अब यूनेस्को क्या होता है इसके बारे में भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा, बाकी हम आगे तो इसको पढ़ेंगे ही। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है UNESCO, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक
एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है, याद रखिएगा, पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। कौन से देश में? फ्रांस में। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे कौन कौन से रूट को शामिल किया गया है? कालका से लेके शिमला तक, ये आपको पता होगा। ये हमारे जो रेलवे ट्रैक है नैरो गेज पे चलते हैं, अभी हम उसको भी बताएंगे, उसको भी समझेंगे नैरो गेज क्या होता है। ये छोटी छोटी पटरियां होते हैं, स्टीम इंजन भी चलते हैं इस पे और डीजल इंजन भी चलते हैं। और दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी, जो भी दार्जिलिंग गए होंगे तो वो जानते होंगे, सिलीगुड़ी से आपको ट्रेन मिल जाएगी दार्जिलिंग तक। 90 किलोमीटर का करीब करीब रूट है और बहुत ही अच्छा रूट है। बहुत 90 किलोमीटर कवर करने के लिए वो ट्रेन करीब करीब 9 से 10 घंटे लेती है। कालका से शिमला की बात करें तो ये करीब ट्रेन का रूट है 50 किलोमीटर के लगभग का है, जो कि जिस पर ट्रेन 7 से 8 घंटे लेती है इस पे भी जाने के लिए। तो जो हमारा तीसरा है वो नीलगिरी रेलवे है। नीलगिरी रेलवे याद रखिएगा। और ये कहाँ से कहाँ चलती है? नीलगिरी एक रेलवे स्टेशन है तमिलनाडु में, वहां से लेकर ऊटी तक चलती है। ऊटी, नीलगिरी से ऊटी तक ये ट्रेन चलती है, तो आपको ये याद रखना है। और इसमें आप यूनेस्को का फुल फॉर्म और यूनेस्को का हेडक्वार्टर याद जरूर रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और ये 3 ट्रेन का नाम तो आप याद ही रखिएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो भारतीय रेल का जो सबसे पहला फाउंड्री है वो कहाँ पे था? जमालपुर, बिहार में था। अब फाउंड्री क्या होता है? देखिए, फाउंड्री को हिंदी में भी फाउंड्री बोलते हैं, रेलवे की फाउंड्री। फाउंड्री वो जगह होती है जहां जैसे कि हम लोहे को ले गए, ये लोहे को बड़े से पत्थर को ले गए और उसको गला दिया गया, गला के उसको लिक्विड बना लिया गया, यानी कि उसको पानी बना लिया गया उसको लोहे का। उसके बाद उसे क्या किया गया? रेलवे के व्हील्स बना दिए गए, यानी कि रेल के चक्के बना दिए गए कुछ इस तरह के। तो आप समझ जाइए, जिस जगह पे भी हम किसी धातु को पिघलाकर उसको कोई शेप देते हैं, जैसे लोहे को पिघलाकर हम कुछ बनाते हैं, रेलवे का कोई पार्ट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाउंड्री। पहला लोकोमोटिव जो भारत में बना था, जो हमारे देश में इंजन जो बनी थी वो अजमेर में बनी थी, राजस्थान में। उस इंजन का नाम था लेडी कर्जन। तो आप याद रखिएगा, जो इंडिया में सबसे पहली लोकोमोटिव बनी थी यानी कि इंजन बना था रेलवे का, उसका नाम था लेडी कर्जन। हमारे देश में जो सबसे पहला स्टीम इंजन बना था, जो सबसे पहला स्टीम इंजन बना था, उसको किसने बनाया था? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो प्योर मेड इन इंडिया थी। ये कोई बाहर की नहीं थी, प्योर मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित थी। उसका नाम था देश बंधु। उसके बाद जो CLW है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यही एक ऐसी फैक्ट्री है जिसने पहला 1500 वोल्ट DC का इलेक्ट्रिक इंजन बनाया था। आप याद रखिएगा, अगर सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में पूछा जाए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंजन भी इसी ने बनाया था, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, और उस इंजन का नाम था लोकमान्य। तो याद रखिएगा, जो इसने सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया था उसका नाम था देशबंधु, और सबसे पहला जो है 1500 वोल्ट DC का जो इलेक्ट्रिक इंजन बनाया था उसका नाम था लोकमान्य। अगर आपके पेपर में पूछा गया कि इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, सबसे लंबी यानी कि सबसे ज्यादा बोगी नहीं लगा हुआ है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, तो याद रखिएगा उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, विवेक एक्सप्रेस उसका नाम है। वो कहाँ चलती है? डिब्रूगढ़, आसाम से चलती है। और कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाती है। टोटल जो ये ट्रेन तय करती है 4262 किलोमीटर, 4262 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो सबसे लंबी जो है रूट की, सबसे लंबे रूट की जो ट्रेन है वो हमारी है विवेक एक्सप्रेस। और दूसरी अगर पूछा जाए सबसे लंबी रूट की ट्रेन, तो वो है हमारी हिमसागर एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ चलती है? ये जम्मू तवी से चलती है, यानी कि जम्मू कश्मीर से खुलती है जम्मू तवी से, और कहाँ तक जाती है? ये कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाती है। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है? ये 3715 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करती है। तो आप ये दोनों ट्रेन का नाम याद रखिएगा कि सबसे लंबे दूरी की ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस और दूसरी है हिमसागर एक्सप्रेस। देखिए, बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है। तो आपको याद रखना है, जो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। हिंदी में भी मैंने दे रखा है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस कहाँ से चलती है? तो दिल्ली में एक स्टेशन है जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन, से चलती है झांसी तक के लिए। लेकिन उसमें जो है हजरत निजामुद्दीन से आगरा जो स्टेशन बीच में पड़ता है, उसका मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का सिर्फ आगरा तक होता है। उसके बाद ही नॉर्मल ट्रेन की तरह ही चलती है 90 to 100 किलोमीटर की स्पीड में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पूछा जाए इंडिया की तो गतिमान एक्सप्रेस है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आती है हमारी भोपाल शताब्दी है, जो कि कहाँ? भोपाल से नई दिल्ली चलती है। लेकिन इसका हाईएस्ट स्पीड इसका भी
हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच में ही 150 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है, रफ्तार पकड़ती है। और एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जिसका नाम है ट्रेन 18। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, वो है ट्रेन 18। और जो इसका दूसरा नाम है उसका नाम है वंदे भारत। वंदे भारत, हिंदी में भी लिख देता हूँ वंदे भारत। तो आप याद रखिएगा, जो हमारी ट्रेन 18 है वो फास्टेस्ट ट्रेन नहीं है, जो कि इसको बनाया गया था 160 से 180 किलोमीटर की स्पीड में चलने के लिए, किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने के लिए। पर क्या हुआ था, जो इसका रूट है नई दिल्ली से वाराणसी यानी NDLS to BSB, उस रूट की क्वालिटी इतनी नहीं है कि उस पर ट्रेन को 160 या 180 की स्पीड में चलाया जा सके। इसलिए इस ट्रेन को कैप कर दिया गया, कैपिंग कर दी गई है कि इस ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड है 131 किलोमीटर पर आवर होगा। इसीलिए अगर आपसे हाईएस्ट स्पीड पूछा जाए ट्रेन का कि कौन सा सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, तो ये ट्रेन नहीं आती है, क्योंकि इसका स्पीड तो कैपिंग 131 पे इसको लॉक कर दिया गया, इससे ऊपर नहीं चल सकती है। सबसे पहला है गतिमान एक्सप्रेस, दूसरी है भोपाल शताब्दी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपको ज्यादा कुछ भी नहीं ध्यान देना है। हमारे देश में टोटल 24 राजधानी एक्सप्रेस चलती है। राजधानी एक्सप्रेस होती क्या है, नई दिल्ली को दूसरे बड़े शहरों से जोड़ती है, जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, पटना हो गया, गुवाहाटी हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया। तो उन ट्रेन को हम राजधानी एक्सप्रेस बोलते हैं। ये स्पेशल ट्रेन होती है, इसमें स्लीपर कोच नहीं होता। इस ट्रेन में सिर्फ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास AC होता है। और जो हमारे देश की सबसे लंबी राजधानी एक्सप्रेस है वो कहां से कहां तक है, वो नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम है। आप याद रखिएगा, नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम सबसे लंबी राजधानी एक्सप्रेस चलती है, जिसकी दूरी है 3149 किलोमीटर। अब हम जान लेते हैं कुछ और ट्रेनों के बारे में। अब देखिए, हमारे देश में आपको पता ही होगा कि कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जो स्पेशल ट्रेन हैं, जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती हैं। आपको चलता फिरता जो होटल होता है, 5 स्टार 7 स्टार होटल, कुछ उस तरीके के होते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, पर आपको नाम याद रखना है। क्या पता अगर एग्जाम में आ ही गया क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहला है, सबसे बेस्ट ट्रेन है हमारे देश की महाराजा एक्सप्रेस। ये भारतीय रेल चलाती है और ये 7 स्टार लग्जरी ट्रेन है। आपने 5 स्टार होटल सुना होगा, ये उससे भी अच्छे फैसिलिटीज इसमें ट्रेन के अंदर है। इस ट्रेन के अंदर में बार है, इस ट्रेन के अंदर में रेस्टोरेंट है, होटल जैसे रूम है। इस ट्रेन में सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। और ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन ऑफ इंडिया है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे महंगी ट्रेन कौन सी है, तो आपको याद रखना है ये वही ट्रेन है, महाराजा एक्सप्रेस। इसमें किराया अगर एक स्टेशन पे बैठेंगे और अगले पे उतर जाएंगे तो 3 लाख रुपए है। और इस ट्रेन का अगर पूरा सफर का मजा लेते हैं तो 7 लाख रुपए प्लस 18% GST प्लस अदर टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा। करीब करीब 9.5 लाख रुपए आपको किराया देना पड़ेगा। और दूसरी जो ट्रेन है वो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है। और जो इस तरीके की जो ट्रेन होती है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, RTDC चलाता है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और तीसरी है जो पैलेस ऑन व्हील्स है, ये कौन चलाता है, ये भी RTDC चलाती है, राजस्थान टूरिज्म चलाता है। और चौथी है जो डेक्कन ओडेसी, बहुत फेमस ट्रेन है, इस पर मूवीज भी बनी है। ये कहाँ चलती है, ये महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC चलाता है। पांचवी जो है हमारी द गोल्डन चैरियट एक्सप्रेस है, ये हमारी कौन चलाता है, KTDC चलाता है, कर्नाटका टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और जो हमारी छठी ट्रेन है रॉयल ओरिएंट ट्रेन, ये कौन चलाता है, ये हमारे गुजरात टूरिज्म कॉर्पोरेशन और हमारी भारतीय रेल, ये दोनों मिलकर चलाते हैं। तो अब हम एक ट्रेन के बारे में और जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है, उससे क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में बना है, फेरी क्वीन एक्सप्रेस। अब ये क्या है, तो ये देखिए, हमारे देश में एक हमारे पास स्टीम इंजन पड़ा हुआ है, जो कि माना जाता है दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन है, जो कि 1855 में बना था। जिस स्टीम इंजन को 1855 में बनाया गया था, और दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन जो कि काम करता हुआ है, जो कि चलता फिरता है। बाकी दुनिया में किसी कंट्री में ऐसे स्टीम इंजन नहीं बने हैं जो 150-200 साल पुराने जो आज चल रहे हैं। इसको क्या किया गया था, 1996 में ओवरहॉल कर दिया गया था, यानी कि इसको फिर से मॉडिफाई करके इसको नया शेप, नया साइज, सब चीज दे दिया गया था। और इसे फिर से कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए 1997 में चला दिया गया था। तो ये ट्रेन 2 दिन और 1 रात के लिए आपको टूरिज्म आपको घुमाएगी। तो कहां से कहां लेके जाएगी, ये आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके जाएगी, अलवर राजस्थान में है। तो ये ट्रेन आपको वहां लेके जाएगी सुबह, और वहां आपको रात भर रुकने का मौका मिलेगा वहां रिजॉर्ट में, इंडियन रेलवे के रिजॉर्ट में। उसके बाद आपको अगले दिन ये लेके आएगी, और वहां आपको जहां स्टे करेंगे वहां आपको पूरा सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीच में आपको रुकने का मौका मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, जो ट्रेन आपको लेके जाएगी वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में घूमने का आपको मौका मिलेगा जहां पे लेके जाती है। तो ये हिंदी में देखिए मिस्टेक हो गया है, इसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। और ये 1998 से ये टूर स्टार्ट किया गया है,
और इसको सर्टिफाइड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल है। यानी कि इसको प्रमाणित किया गया है कि दुनिया का सबसे पुराना कामकाजी लोकोमोटिव इंजन है। आज तक किसी और देश के पास ऐसा कोई इंजन नहीं पड़ा है जो पुराना है, 150 साल पुराना है पर अभी भी चल रहा हो, वो सिर्फ भारत के पास है। और उस इंजन का नाम भी कभी पूछे तो आप याद रखिए कि उस इंजन का नाम है फेयरी क्वीन और उस ट्रेन का नाम है फेयरी क्वीन एक्सप्रेस। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वह है गोरखपुर जंक्शन। कितनी लंबाई है? 1350 मीटर, यानी कि 1351 मीटर एक्चुअल में 1350 मीटर। आपको याद रखना है कि 1350 मीटर उसकी लंबाई है। और जो रेलवे लाइन होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, आपके सिलेबस का नहीं है, सिर्फ आप याद रखिएगा। एक होता है जो ब्रॉड गेज बोलते हैं, जिसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, जैसे ये रेल लाइन है कुछ इस तरीके के होते हैं। तो ब्रॉड गेज में क्या होता है, जैसे ये एक पटरी है जो इधर की और इधर जो दूसरी पटरी है, दोनों के बीच की दूरी 1.67 मीटर होगी, 1.67 मीटर होगी। मीटर गेज में क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी होगी 1 मीटर की। और नैरो गेज में क्या होता है, 0.762 से 0.610 मीटर हो सकती है, यानी कि 0.762 से 0.610 मीटर। ये जो मीटर गेज है ये आपको ज्यादातर पहाड़ों पे देखने को मिलेगा। मीटर गेज चलते हैं क्योंकि वहां पे इतना बड़ा रेलवे ट्रैक बना पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो आपको पहाड़ों पे दिखेगा या तो आपको मीटर गेज दिखेगा या तो नैरो गेज दिखेगा। और जो आपके अगल बगल जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जो नॉर्मल जो ट्रेन चलती है, वो होता है ब्रॉड गेज, यानी कि दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 1.67 मीटर होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखिए, आपके एग्जाम में जोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि रेलवे के कितने मंडल हैं। तो आप याद रखिएगा कि रेलवे के टोटल जो है 18 मंडल है, 18 जोन्स हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, कभी कभी ट्रेन पे जाते तो उस पर लिखा होता है उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिम रेलवे। तो ये सब जो होते हैं ये रेल के मंडल होते हैं। तो आप याद रखिएगा, पहले तो हमारे 16 थे, बाद में हमारे पास एक जुड़ा और 2019 में भी एक जुड़ा। और ये बाद में कौन सा जुड़ा था, इसको कोलकाता मेट्रो को भी इसमें जोड़ लिया गया था। कोलकाता मेट्रो रेल, यानी कि कोलकाता मेट्रो रेल जो है हमारा 17वां जोन बना, 17 जोन बना दिया गया। और 18वां जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, 18वां एक साउथ में आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे रोड बनाने के लिए सरकार ने बना दिया सदर्न कोस्ट रेलवे। कोस्ट रेलवे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण तटीय रेल। इसको 2019 में बनाया गया था। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके एग्जाम में आ सकता है कि टोटल रेलवे के जोन्स हैं, जो रेल के टोटल मंडल हैं वो कितने हैं, तो 18 हैं। और सबसे नया कौन सा बना है, तो आप याद रखिएगा सदर्न कोस्ट रेलवे, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण तटीय रेल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला जो है हमारा वो है दिल्ली मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली। अब ये क्या है, देखिए अभी आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि टोटल रेलवे के 18 जोन्स हैं। तो ये रेलवे के किसी भी जोन में नहीं आता है। ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में आता है, शहरी विकास मंत्रालय के अंडर में दिल्ली मेट्रो आता है। जो भी प्रॉफिट होता है शहरी विकास मंत्रालय के पास जाता है, ना दिल्ली सरकार के पास जाता है और न ही डायरेक्टली केंद्र सरकार के पास। वो पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास जाता है और शहरों में, बड़े शहरों में जो विकास के लिए जो पैसे होते हैं, उसका पैसा, जो प्रॉफिट का पैसा होता है, उस पे खर्च किया जाता है। तो दिल्ली मेट्रो कोई भी जोन नहीं है। एग्जाम में अगर आपके कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको दक्षिण कोरिया और जापान की मदद से बनाया गया था दिल्ली मेट्रो रेल को। और जब बनाया गया था तो आपको याद रखना है कि आपने एक नाम सुना होगा, ई श्रीधरन। ई श्रीधरन धरण, ये कौन है, यही जब दिल्ली मेट्रो को बनाया गया था तो सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर यही थे। और दिल्ली मेट्रो का जो पूरा प्लान था वो इन्होंने ही प्लान बनाया था और इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ दिल्ली मेट्रो, यानी दिल्ली मेट्रो का पिता अगर कोई है तो ई श्रीधरन को ही कहा जाता है, ई श्रीधरन ही है। और अभी अगर करंट में मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे पूछा जाए कि फिलहाल में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है,
दिल्ली मेट्रो के, तो आपको नाम याद रखना, उनका नाम है मंगू सिंह। मंगू सिंह, श्री मंगू सिंह, श्री मंगू सिंह। हल्के फुल्के आदमी नहीं है। इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी के द्वारा होता है, उसको इन्होंने क्रैक किया था। कब किया था? 1981 में किया गया था। बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर हैं, तभी ये इस पोस्ट पे जाके बैठे हैं। और ई श्रीधरन का नाम याद रखिएगा, इनको दिल्ली मेट्रो रेल का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ दिल्ली मेट्रो। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये कुछ नाम है जो कि आपके पेपर में सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ है? रायबरेली में है। कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ है? कंचरापारा में है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है? माधेपुरा में है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? छपरा में है। एंसिलरी यूनिट कहाँ है? दनकुनी में है। तो हिंदी में भी देख लीजिए, रेल कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में है। एग्जाम में आया कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो आप याद रखिएगा कि रायबरेली में है। कोच फैक्ट्री अगर सिर्फ पूछे, रेल नहीं हो इसमें, सिर्फ कोच फैक्ट्री कहाँ है? कांचरापाड़ा में है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री पूछे तो कहाँ है? माधेपुरा में है। और रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? छपरा में है। जो रेल के पहिए बनते हैं वो छपरा में सबसे ज्यादा बनते हैं भारत में। यहीं से सारे फैक्ट्रीज में भेजे जाते हैं, जहां जाके उसको असेंबल किया जाता है। और सहायक इकाइयां कहाँ है रेलवे की? वो दनकुनी में है। आपसे कुछ इंटरनेशनल रेल के बारे में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल ट्रेन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा 22 जुलाई 1976 को शिमला में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम अमृतसर से लाहौर के बीच में एक ट्रेन चलाएंगे। क्योंकि ये इसलिए किया गया था कि क्योंकि कुछ फैमिली थी इधर, कुछ फैमिली थी उधर, और इंडिया पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो कुछ लोग इधर आ गए थे और कुछ लोग उधर चले गए थे, तो वो लोग आपस में कनेक्ट कर सकें, इसीलिए इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था। तो ये ट्रेन कहां से कहां तक जाती है? ये ट्रेन लाहौर से चलती थी और दिल्ली तक आती थी, फिर दिल्ली से चलती थी और लाहौर तक जाती थी। और बॉर्डर क्रॉसिंग जो होता है दोनों देशों का बॉर्डर, जैसे कि वाघा बॉर्डर है, पाकिस्तान में वाघा नाम जगह है, और इंडिया में अटारी, आपने परेड देखा होगा वाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर का परेड। तो इस जगह से, उसी जगह से ये ट्रेन पास होती है। अब ये ट्रेन सिर्फ 3 किलोमीटर चलती है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है। पुरानी दिल्ली से एक ट्रेन चलती है, तो पुरानी दिल्ली से एक ट्रेन चलती है, कहां तक जाती है? जोधपुर तक जाती है। उस ट्रेन का नाम है जोधपुर एक्सप्रेस। पुरानी दिल्ली से जो ट्रेन आती है जोधपुर तक, जोधपुर में एक स्टेशन है आपने सुना होगा, भगत की कोठी, तो भगत की कोठी तक आती है। फिर उसी ट्रेन को दूसरे नाम से कहां तक भेजा जाता है? भेजा जाता है मुनाबो तक। यहाँ है एक जगह मुनाबो, मुनाबो, अटारी बॉर्डर के पास ये जगह है मुनाबो। उसके बाद क्या होता है? उसी तरह पाकिस्तान में भी है, यहाँ एक जगह है खोखरा पार, खोखरा पार, खोखरा पार। यहां से कहां तक जाती है वो? कराची तक, कराची तक। और उसके बाद लाहौर से एक ट्रेन चलती है, कराची एक्सप्रेस लाहौर। तो जैसे हमारे देश में कुछ इस तरह का सिस्टम है, उनके देश में भी उसी तरह का सिस्टम है। उनकी ट्रेन लाहौर से चल के कराची तक आती है, कराची से फिर एक वही ट्रेन दूसरे नाम से चलती है, कहां तक? खोखरापारा तक। यहीं पे है वाघा बॉर्डर, यहाँ है वाघा बॉर्डर, यहाँ है अटारी बॉर्डर। ये 3 किलोमीटर का रास्ता है, कॉरिडोर है। अगर उनकी तरफ जाना है हमारी ट्रेन को, तो वो अपनी ट्रेन भेजेंगे, हम उसमें लोगों को बैठा के उनकी तरफ भेजेंगे। और हमारी तरफ आना है तो हम अपनी ट्रेन भेजेंगे, वो हमारी ट्रेन में लोगों को बैठा के हमारी तरफ पार करेंगे। सिर्फ 3 किलोमीटर का होता है। वीजा, पासपोर्ट, सारे चीज यहीं पे वेरीफाई किए जाते हैं। इसमें किसी के लिए फ्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में बैठ के चले जाइएगा, तो अगर आप बैठ के बिना वीजा पासपोर्ट के चले गए तो शायद कभी वापस नहीं आएंगे। और इस ट्रेन का नाम भी याद रखिएगा, इस ट्रेन का नाम था समझौता एक्सप्रेस। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। समझौता एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है? पुरानी दिल्ली से हमारे लाहौर तक चलती है, यानी कि दिल्ली से लाहौर तक ये ट्रेन चलाई गई थी। बॉर्डर कहां से कहां पार करती है? तो बॉर्डर वाघा और अटारी से पास करती है। समझौता कब हुआ था? ये 22 जुलाई 1976 में। और जो दूसरी हमारी ट्रेन है, उस ट्रेन का क्या नाम है? दूसरी हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेन है उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, MAITREE एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। ये कहां से कहां चलती है? तो ये चलती है हमारे कोलकाता से। कोलकाता आपको सब पता है, भारत में है। और कहां तक चलती है? ये चलती है हमारे ढाका तक।
ढाका। कहाँ है ये? बांग्लादेश में। तो आप याद रखिएगा कि हमारे देश में 2 इंटरनेशनल ट्रेन है, जो 2 ऐसी ट्रेनें हैं जो भारत से दूसरे देशों की तरफ जाती हैं। पहला तो है समझौता एक्सप्रेस और दूसरा है मैत्री एक्सप्रेस। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। भारत में अगर बात करें तो मेड इन इंडिया के जो हमारे कोचेस होते हैं, जो हमारी बोगीज आपने देखा होगा, नीली बोगी, राजधानी की बोगी, दुरंतो की बोगीज, तो वो बोगीज कहाँ बनती है? कपूरथला, याद रखिएगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा पेरम्बूर में बनती है, तमिलनाडु में। तीसरा कहाँ बनती है? कोलकाता में बनती है, वेस्ट बंगाल में। चौथा कहाँ है? बेंगलुरु में बनती है, कर्नाटका में। यहाँ मेट्रो की कोचेस बनते हैं और कौन बनाता है? BEML। BEML क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो ये क्या बनाती है? कोच, मेट्रो के कोचेस बनाते हैं। जैसे आपने देखा हो ना, दिल्ली मेट्रो में जो कोचेस लगे होते हैं और कोलकाता के मेट्रो में कोचेस लगे होते हैं, मुंबई मेट्रो में जो कोचेस लगे होते हैं, वो यहाँ बनते हैं। और जो हमारे देश के जो मैक्सिमम जो ट्रेन के कोचेस होते हैं, ये जो दोनों हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं। और 85% जो कोच हैं वो सिर्फ यही बनते हैं। जो आपने नीले रंग के कोच देखे होंगे और लाल रंग के देखे होंगे राजधानी में, और अब तो बहुत सारी ट्रेनों में रेड कलर के कोचेस लगाए जा रहे हैं फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ। तो वो जो कोचेस हैं 85% वो इन्हीं दोनों में, कपूरथला में बनते हैं और पेरम्बूर में बनते हैं। तो आप ये 4 याद रखिएगा। जो कोच हमारे देश में बनते हैं वो 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बनते हैं। और जो 85% यहाँ बनने के बाद कुछ परसेंट यहाँ बनते हैं और कुछ परसेंट यहाँ बनते हैं। हम मेट्रो कोचेस को भी हम ट्रेन के कोचेस ही मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्योंकि हमें तो पता चल गया बोगी कहाँ बनती है, तो हम जान लेते हैं इंजन हमारे कहाँ बनते हैं। तो इंजन के लिए आप याद रखिएगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ये क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक इंजन बनाता है। फिर कौन सा है? फिर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, BHEL, ये भोपाल में है, जो हमारे ये भी इलेक्ट्रिक इंजन बनाती है। फिर कौन सा हमारा? DLW, डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स, वाराणसी में है। जो इस एरिया में लोग होंगे बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे, DLW जगह का भी नाम है वाराणसी में। तो डीजल के जो इंजन बनते हैं भारत में, सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा यही बनते हैं। दूसरी जगहों पे नाम मात्र के बराबर बनते हैं। जो हमारे देश का 99% इंजन डीजल इंजन है वो हमारे यही से बनते हैं। और जो हमारा चौथा है DMU और EMU, यानी कि डीजल मल्टीपल यूनिट, और EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ये कहाँ बनते हैं? ये हमारे बेंगलुरु में बनते हैं, कर्नाटका में बनते हैं, बेंगलुरु में। अब DMU EMU होता क्या है? आपने कुछ ट्रेन देखी होगी जिसको हम लोकल ट्रेन बोलते हैं। उसमें क्या होता है? दोनों साइड में कुछ इस तरह की बोगी होती है, बहुत सारे बोगी होते हैं, 4-5 ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं सारी बोगियां। इंजन इधर भी होता है, ये भी इंजन होता है, और इधर लास्ट में भी एक इंजन होता है। तो जब भी ये प्लेटफॉर्म पे जाती है तो इधर से भी चल सकती है और इधर से भी चल सकती है। और आपने दिल्ली में देखा होगा, मुंबई लोकल के बारे में सुना होगा, आपने देखा होगा लोग बहुत भीड़ में खड़े रहते हैं, सिर्फ खड़े रहते हैं और तुरंत तुरंत वो ट्रेन अगले अगले स्टेशन पर रुकती रहती है। तो उसी को बोलते हैं, अगर वो बिजली से चलती है तो उसको बोलते हैं EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, और अगर डीजल से चलती है तो उसको बोलते हैं DMU डीजल मल्टीपल यूनिट। तो एक छोटा सा टॉपिक और है, हम उसको भी जान लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक पूरी तरह से रेलवे हमारा जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपसे छूटेगा नहीं। कोंकण रेलवे, आपको पता ही होगा कोंकण रेलवे कहाँ तक बनाया गया था। वेस्टर्न घाट्स है हमारे देश में, हमारे देश का कुछ इस तरह का मैप आपने देखा होगा। जो तो ये वाले जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, कुछ इस तरह के बहुत सारे पहाड़ हैं समुद्र के किनारे। तो उसी पहाड़ों से होते हुए एक रेलवे लाइन को गुजारनी थी, तो उसके लिए एक कोंकण रेलवे अलग से बनाया गया। ये कोई जोन नहीं है, कोंकण रेलवे प्लान बनाया गया, एक कंपनी बनाई गई कोंकण रेलवे के नाम से, भारतीय रेल का ही पार्ट है। 1990 में कोंकण रेलवे को स्टार्ट कर दिया गया प्लान को। तो ये कहाँ रूट बनाना था? इसको रूट बनाना था गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और केरला में। जैसा कि आपको बताया कि ये वाला पार्ट है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, यहाँ कर्नाटका है और यहाँ केरला है। तो ये चारों में जो पहाड़ गुजरते हैं, उन पहाड़ों के बीच से होकर उस रास्ते को बनाना था। और ये 760 किलोमीटर लंबा रास्ता था। कहां से कहां तक? आपका एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां से लेके मैंगलोर कर्नाटका तक बनाना था इस रोड को। और इस पे टारगेट किया गया था कि जो हम रेलवे पटरी बिछाएंगे, जो ट्रैक बिछाएंगे, उसकी क्षमता हो कि वो ट्रेन का 160 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड को संभाल सके। तो आप हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों मेंशन कर रखा है, आप दोनों पढ़ लीजिएगा। और कुछ 2-3 फुल फॉर्म्स हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए, रेलवे से जुड़े हुए ये 3 फुल फॉर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा। तो जो पहला है वो है राइट्स
इसको क्या बोलते हैं, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज लिमिटेड। और दूसरा है जो हमारा कॉन्कर है, ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये आपने मालगाड़ियों को देखा होगा जो सिर्फ कंटेनर लेके जाते हैं, जो फॉरेन जो हम शिप में ले जाके लोड करते हैं, तो हमारे इंडिया में जो कोरियर सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से है। और तीसरा जो है क्रिस है, वो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने देखा होगा कि जो रेल के कर्मचारी होते हैं, भारतीय रेल के कर्मचारी होते हैं, वो दो तरीके के आई कार्ड पहनते हैं, या तो उनके आई कार्ड पे लिखा हो इंडियन रेलवेज और या तो लिखा हो CRIS। जब भी वो टिकट काटने वाले लोग होते हैं, जो टिकट काटते हैं काउंटर पे बैठ के रिजर्वेशन करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनके गले में CRIS के आई कार्ड होंगे। और अगर कोई रेलवे के और अन्य कर्मचारी होंगे, जैसे रेलवे में पायलट हो गए, जैसे रेलवे में TC हो गए, तो वो इंडियन रेलवे का आई कार्ड पहनते हैं। तो इंडियन रेलवे के बारे में सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत है। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच यार। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टॉप ग्रेड्स हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जो नए बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़ रहे हैं या कहीं भी जुड़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को पुराना नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको सारे पुराने नोट्स मिल जाएंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही, टॉप ग्रेड्स फ्री लर्निंग, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार अभी कल मैं कोई वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ले पाया, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई था, बीमार था, हॉस्पिटल में था, तो मैं बिल्कुल वहां बिजी था। मैं आज ही आया हूँ हॉस्पिटल से दोपहर में। जो आपका कल जो मेरे से सिलेबस छूट गया है आपका, वो आज और कल में मैं उसे मैनेज कर लूंगा। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।